हेलो एवरीवन। आज है 23 अगस्त और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी गाज़ा में युद्ध विराम की मांग, ग्रेट निकोबार परियोजना पर विवाद, लिपुलेख जो लिपुलेख दर्रा है, भारत चीन व्यापार, नीति आयोग की होमस्टे की सिफारिश। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, यूएन डिक्लेयर्स फेमिन इन गाज़ा, ब्लेम्स इज़राइल फॉर सिस्टेमेटिक एआईडी ऑब्स्ट्रक्शन। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त 2025 को गाज़ा में जो अकाल चल रहा है उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके तहत ही जो मध्य पूर्व में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बताया गया है कि इससे पहले जो मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं उनमें ऐसी स्थिति आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। और जो इंटीग्रेटेड फ्रूट की सिक्योरिटी है क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आईपीसी की रिपोर्ट है, अगर उसके अनुसार देखें तो गाज़ा शहर या फिर जो उसके आसपास का जितना भी इलाका है उसके अंदर 5,14,000 लोग, जो कि गाज़ा की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है, अकाल की स्थिति का सामना कर रहे हैं। अगर उनकी जो ये प्रॉब्लम है इसको देखें तो यह बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। यह जो संख्या है सितंबर 2025 का जो अंत होगा, यानी कि 2025 के अंत तक इस साल के एंड तक यह जो संख्या है 6,41,000 तक बढ़ने की आकांक्षा है। और जो यूएन है उसके द्वारा जो मानवीय मामले हैं या फिर जो समन्वय कार्यालय है उनके जो प्रमुख टॉम फ्लेचर हैं, उनके द्वारा अकाल को सुयोजित सहायता का अवरोध करने के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जो खाद्य सामग्री है सीमा पर पहुंच तो रही है और वहीं पर जमा हो रही है, आम जनता तक उसे जो उसकी पहुंच है उसे रोका जा रहा है, क्योंकि इजराइल द्वारा जो एक व्यवस्थित रूप है उससे अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, जिससे कि जो ये खाद्य सामग्री है जनता तक पहुंचने में असक्षम है। और जो ये युद्ध चल रहा है, जो ये संघर्ष चल रहा है, यह 22 महीनों से लगातार चल रहा है। और इजरायली सेना द्वारा जो बुनियादी ढांचे हैं या फिर जो खाद्य उत्पादन की जो प्रणालियां हैं, जैसे कि 98% की जो कृषि भूमियां हैं वह भी वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, या फिर जो पशुधन है वह भी नष्ट हो गया है। और जो मछली पकड़ना है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये विनाश और भी अधिक मार्च अप्रैल 2025 में जो ये सहायता की आपूर्ति है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध ने जो मानव निर्मित अकाल है उसको और अधिक मात्रा में जन्म दिया है। यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने मानवता की इसे विफलता कहा है और इनका नैतिक अपमान भी करार दिया है, जिसमें कि जो तत्काल युद्ध विराम की वो घोषणा कर रहे हैं, जो बंधक हैं उनकी रिहाई, और जो बैरो कटोक हैं मानवीय सहायता की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। अकाल ये अकाल पड़ने के क्या क्या कारण हैं उन्हें जाने तो जो सुनियोजित सहायता है उसका अवरोध, यानी कि ये सीमा तक जो खाद्य पदार्थ हैं वह पहुंच रहे हैं लेकिन आम जनता तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय तक जो चल रहा ये युद्ध है उसने जो बुनियादी ढांचा है उसके विनाश का यह कारण है। और विस्थापन और जनसंख्या का घनत्व, यानी कि वहाँ की जो जनता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो फोर्स किया जा रहा है। आर्थिक संकट और खाद्य कीमतों में वृद्धि, जो ये संघर्ष चल रहा है इसके दौरान जो वहाँ की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि जिससे जीवन का निर्वहन हो सकता है, उनकी कीमतों में इतनी उछाल आ गई है कि जो एक आम व्यक्ति है वह उसको खरीदने में असक्षम है। और हमास द्वारा जो कथित सहायता है उसके अंदर भी चोरी की यानी कि जो खाद्य सामग्री है उसकी चोरी की समस्याएं भी सामने आई, जिसके कारण ये अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। मानवीय सहायता पर भी निर्भरता थी, इसीलिए जो ये अकाल है यह पड़ने की संभावना अधिक हुई।
जो इजराइल है उसने इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई है। इजराइल ने ये जितने भी निष्कर्ष हैं इनको खारिज किया है और उन्होंने इसे एक हास्यास्पद झूठ बताया है। और जो आधुनिक रक्तपात है वह भी इसको करार देते हुए कहा कि जो आईपीसी की रिपोर्ट है हमास का प्रचार करने के लिए जो है वो आधारित है। इजरायली जो विदेश मंत्रालय है और जो COGAT हैं यानी कि जो गाजा को सहायता प्रदान करने वाला प्रबंधन है उनके द्वारा जो है दावा किया गया है कि जो युद्ध है शुरू होने के बाद से 1 लाख से अधिक जो सहायता ट्रक है गाजा में प्रवेश कर चुके हैं और हाल ही के हफ्तों में जितनी भी खाद्य कीमतें हैं उनमें भी कमी आई है। उन्होंने सहायता की कमी के लिए हमास द्वारा जो व्यवस्थित चोरी है उसको जिम्मेवार ठहराया है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर जो है एक दूसरे को चोर साबित करने के लिए जो है जुटे हुए हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इन चीज़ों से इनकार कर रहे हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, फॉरेस्ट राइट फॉर ट्राइबल नॉट सेटल्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काउंसिल। यह न्यूज़ जो है वो क्या है, जो ग्रेट निकोबार परियोजना है उसके लिए जितने भी आदिवासी हैं वन अधिकारों का निपटान नहीं किया गया है जैसा कि जो जनजातीय परिषद है या फिर जो NEST है उसके द्वारा बताया गया है कि परियोजना को लेकर जो है पारदर्शिता और जो सहमति है उसमें कमी देखने के कारण ही जो ये विवाद है यह बना हुआ है। जो ग्रेट निकोबार परियोजना है यह क्या है, जो परियोजना है इसमें गलाथिया बे में जो है एक ट्रांसशिपमेंट का जो पोर्ट है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक टाउनशिप शामिल है, जिसके लिए लगभग जो है 13,075 हेक्टेयर की जो वन भूमि है उसका डायवर्जन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है। जो ग्राम सभा है जिसके बारे में जो है यह दावा किया जा रहा है कि उसने जो वन भूमि का डायवर्जन है उसके लिए सहमति दी थी। और जो ग्रेट निकोबार हैं के जो निकोबारी समुदाय हैं उनके प्रभावित गांव जैसे कि चिंगेन, इनहेंग, लोई, पुलो वाहा, कोकेयन, पुलो पक्का, ये सब जो है इसके अंतर्गत यानी कि जिस एरिया के अंतर्गत जो ये वन भूमि की जो अनुमति दी जा रही बता रहे हैं उनके अंदर ये जो गांव हैं ये शामिल हैं, यानी कि समुदाय के जो गांव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ही विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं जैसे कि सोमपेन की जो सहमति है उन पर भी उचित रूप से जो है नहीं ली गई, क्योंकि यह प्रशासन की ओर से एक अधिकारी के माध्यम से ही जो है वो प्राप्त की गई थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। यानी सीधा जो वे जनजातियां हैं उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि वहां पर जो प्रशासन का कोई अधिकारी है उसके माध्यम से ही जो है ये अनुमति प्राप्त की गई थी। जो वन अधिकार का अधिनियम है यानी कि वन अधिकार जो अधिनियम 2006 है, जिसे कि ये आधिकारिक तौर पर जो अनुसूचित जनजाति हैं और जो अन्य परंपरागत वनवासी हैं यानी कि जो जनजातियां हैं या फिर वहां पर रहने वाले जो वनवासी हैं जो इन्हें की वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त है, जो ये अधिनियम है 2006 कहा जाता है। भारत में जो वनवासी हैं या फिर जो अनुसूचित जितनी भी जनजातियां हैं उनके अधिकारों को मान्यता देने वाले और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो है लागू किया गया जो ये वन अधिकार अधिनियम है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, जो वन भूमि पर खेती या फिर जो वहाँ पर रहने वाले जितने भी व्यक्तित्व स्वामित्व हैं, अधिकतर 4 हेक्टेयर प्रति परिवार जो है वहाँ पर रहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो है या फिर एक घर के लिए 4 हेक्टेयर जो है हर एक परिवार को वहाँ पर भूमि दी गई है। यह उन लोगों के लिए है जो 13 सितंबर 2005 से पहले वन भूमि पर जो है वहाँ पर रह रहे थे या उसका उपयोग कर रहे थे। सामुदायिक अधिकारों के बारे में जानें तो जो सामुदायिक वन संसाधन हैं जैसे कि वहाँ पर मौजूद जो चरागाह हैं या फिर जो जल के स्रोत हैं, गैर लकड़ी वन का जो उत्पादन है उस पर अधिकार, या फिर जो ग्राम सभा हैं उनको जितने भी वन संसाधन हैं उनके प्रबंधन या फिर उनका संरक्षण जो बचाव है
उसका भी अधिकार दिया गया है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, नेपाल ने जो लिपुलेख दर्रा है उसके माध्यम से भारत चीन जो सीमा व्यापार है उसे फिर से स्टार्ट करने के फैसले पर आपत्ति जताई है, जिसे कि अस्वीकार बताते हुए उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि जो लिपुलेख दर्रा है, जो लिम्प्याधुरा और जो काला पानी उनका जो क्षेत्र है उसका हिस्सा है और नेपाल की जो आधिकारिक नक्शे या फिर जो संविधान में शामिल है। नेपाल ने भारत और जो चीन है उससे जो ये क्षेत्र है उसमें व्यापार या फिर सड़क निर्माण जैसी जो गतिविधियां हैं न करने का आग्रह वो किया है। जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यानी कि 1816 की जो सुंघोली संधि है, जो कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच की गई थी। सुंघोली संधि ने नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है उसको काली नदी के आधार पर परिभाषित किया। इस संधि के अनुसार जो काली नदी है उसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल का और जो पश्चिम का क्षेत्र है वह ब्रिटिश यानी कि जो अब भारत है उसका हिस्सा माना गया था। हालांकि जो काली नदी है उसका उद्गम स्थल अभी तक अस्पष्ट रहा है, जिसने बाद में विवाद को जन्म दिया। जो काला पानी है और जो लिपुलेख दर्रा है उसका क्या महत्व है। जो काला पानी का जितना भी एरिया है सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत और जो चीन है उसकी सीमा के पास है और जो लिपुलेख दर्रा है वह तिब्बत यानी कि जो चीन है उसके साथ व्यापार या फिर जो तीर्थ यात्रा है जैसे कि कैलाश मानसरोवर हुआ उसके लिए मार्ग प्रदान करता है। जो इसको लेकर विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, 1960 के दशक में भारत ने जब काला पानी का जो इलाका है उसमें अपनी सैन्य चौकी को स्थापित किया। खासकर 1962 के अंदर जब भारत चीन युद्ध के बाद, क्योंकि जो ये एरिया है सामरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और 1990 का जो दशक है उसके अंदर नेपाल ने काला पानी या फिर जो लिपुलेख दर्रा है उस पर अपना दावा मजबूत करना शुरू किया और उन्होंने यह तर्क दिया कि काली नदी का जो उद्गम है वह लिप्याधुरा से है, जिसके आधार पर ये क्षेत्र नेपाल का है। भारत का कहना है कि काली नदी का उद्गम लिपुलेख के पास है और इस आधार पर जो काला पानी है और जो लिपुलेख है वह भारत का है। तो इसी प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो है वो विवाद चला और 1915 में इसको लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। 2015 में इन जो समझौते हुए भारत चीन के बीच उसको लेकर तनाव उत्पन्न हुआ, जैसे कि 2015 में भारत और जो चीन है उनके द्वारा जो लिपुलेख दर्रा है उसको कैलाश जो मानसरोवर हैं तीर्थ यात्रा के लिए जिसका उपयोग किया जाता है और व्यापार मार्ग के रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, उनके बीच में एक समझौता किया कि नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध जताया, क्योंकि उसे जो ये समझौता है उसमें शामिल नहीं किया गया और उसने इसे अपनी जो संप्रभुता है उस पर हमला बताया। 2020 में फिर से विवाद एक बार उभरा। भारत का जो सड़क निर्माण है यानी कि मई 2020 में भारत का जो लिपुलेख दर्रा है वहां तक 80 किलोमीटर की लंबी सड़क का उद्घाटन किया, जो कि कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए किया गया था। नेपाल ने इसे अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण बताते हुए इसका उस समय पर भी जो है वो विरोध किया था। आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहेगी, नीति आयोग रिपोर्ट रिकॉग्निमेंट मॉडल पॉलिसी ऑफ होमस्टेस। जो ये न्यूज़ है वह क्या है, नीति आयोग ने जो होम स्टे है उसके लिए आदर्श नीति की जो सिफारिश है वो की है, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टूरिस्ट का या फिर जो इससे संबंधित जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया कि जिसने पर्यटन है उसको बढ़ावा देने या फिर जो स्थानीय समुदाय हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो होम स्टे है उसको एक इम्पोर्टेंट उपाय के रूप में जो है वो देखा गया है। जो पर्यटन मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, जैसे कि भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है और जो हुनर से रोजगार तक जैसे जो कार्यक्रम हैं उनके तहत
होमस्टे जो संचालन है उनके लिए जो प्रशिक्षण प्रदान किया जो है वो करता है। राज्य सरकार के जो प्रयास रहे हैं कि कई राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड, केरल या फिर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं वे सब जो हैं होमस्टे परीक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम हैं वे शुरू किए गए उनके द्वारा, जो कि नीति आयोग की सिफारिश के अनुरूप ही जो हैं वो किए गए। जो NGOs है और जो निजी संस्थान हैं उन दोनों के द्वारा जो कुछ गैर सरकारी संगठन या फिर जो आतिथ्य परीक्षण जो संस्थान हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड जो ट्रैवल मैनेजमेंट IITTM है, यानी कि जो होमस्टे संचालन के लिए विशेष कोर्स आयोजित किए गए। जो आकांक्षी ज़िले हैं जैसे कि जो नीति आयोग है उसने अपने जो आकांक्षी जिलों का जो कार्यक्रम है उनमें होमस्टे का जो परीक्षण है उसको ग्रामीण जो रोजगार या फिर जो पर्यटन का विकास है उसके लिए इनको प्राथमिकता दी। और जो होमस्टे की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं? स्थानीय अनुभव, जो मेहमान हैं स्थानीय परिवार के साथ रहते हैं जिससे उन्हें उस जगह की जो संस्कृति है या फिर जो वहाँ की परंपराएं हैं और दैनिक जीवन यानी कि वे अपनी जो दिनचर्या है उसको कैसे जो है जहाँ पर जीवन यापन करते हैं उसको करीब से समझने का मौका मिलता है। और जो आवास हुआ और भोजन, जो होमस्टे है यानी कि उनके साथ रहने के कारण आमतौर पर जो एक कमरा या फिर घर का हिस्सा प्रदान किया जाता है, यानी कि वहाँ पर जाने वाले जो टूरिज़्म हैं उनके लिए घर का ही एक कमरा जो है उन्हें दिया जाता है। और कई बार जो स्थानीय घर का बना हुआ जो खाना होता है उन्हें भी जो है वो खाना दिया जाता है सस्ता और सुलभ, यानी कि होटलों की तुलना में जिस प्रकार से होमस्टे जो है अक्सर यानी कि घर पर ही उन्हें जो रखा जाता है वो ज़्यादा किफ़ायती होता है। खासकर जो ग्रामीण यानी कि गांव या फिर जो कम विकसित पर्यटन के क्षेत्र हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। सतत पर्यटन, जो होमस्टे है पर्यावरण का अनुकूलन और जो सतत पर्यटन है उसको भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि स्थानीय संसाधनों का जो उपयोग है वह करते हैं और समुदाय को जो है इससे लाभ भी पहुंचता है। वैयक्तिक जो आतिथ्य यानी कि होमस्टे में जो मेजबान हैं मेहमानों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं जिससे एक घर जैसा माहौल जो है उन्हें वहां पर मिल जाता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।